विदेश से फंडिंग लाने वाली पत्रकार, स्वदेशी वैक्सीन को बदनाम करने वाली पत्रकार, भारत का विश्व गुरु के ऊपर एक तंज कसने वाली पत्रकार, भारत की हर मोर्चे पर फेल होने की कामना करने वाली पत्रकार, दंगों पर रोटियां सेकने वाली पत्रकार, आतंकियों की हिमायत करने वाली पत्रकार, अपने एजेंडे के आगे किसी की भी नहीं सुनने वाली पत्रकार, चीन के वुहान लैब से वायरस के लीक होने की बात करने वाले गायब कर दिए गए। भारत में हिंदुओं के अंतिम संस्कार की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बेची गई, वीडियो बनाए गए शमशान में बैठकर। अगर आप लोगों को भी देश के कुछ बुद्धिजीवियों को थिएटर में थप्पड़ खाते हुए देखना है तो वैक्सीन वॉर देखने के लिए जरूर जाएं। वैक्सीन वॉर वाकई में उन सभी बुद्धिजीवियों के ऊपर, उन सभी पत्रकारों के ऊपर और हमारे साइंटिस्ट के लिए वाकई में देखने वाली फिल्म है, जिन्होंने की या तो देश की कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही थी उसको क्रिटिसाइज किया था या फिर उसके सपोर्ट में खड़े। दोनों ही पक्षों को ये मूवी बिल्कुल देखनी चाहिए। इस मूवी में क्या कुछ है खास और क्यों इस मूवी को देखने लायक बना दिया गया है, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। भारत की जो आम जनता है उसकी खासियत यह है कि वो भूलती बहुत जल्दी, या यूं कहें कि हमारे देश में इतनी चीजें चलती रहती हैं कि आप याद भी क्या क्या रखो। अब खुद ही देख लीजिए, जिस कोरोना वायरस ने देश में 5.5 लाख लोगों की जान ले ली, उसे हम कितनी आसानी से भूल गए। वैसे गम को जितनी जल्दी भूला जाए उतना ही अच्छा भी होता है, वरना व्यक्ति फिर उसी सोच में डूबा रहता है और उसकी प्रोडक्टिविटी रहती है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन दुख की घड़ी में किन लोगों ने अपने फायदे के लिए आपका और ज्यादा नुकसान किया और आपके दुख को बढ़ाने के लिए कई जतन किए, ये सब हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वो कहावत है ना कि पेड़ कभी नहीं भूलता, कुल्हाड़ी भूल जाती। मतलब कि आपको मारने वाला भले ही भूल जाए, लेकिन जिसने आपको मारा है ना, आप उसे कभी नहीं भूलोगे। द वैक्सीन वॉर भारत के महिला वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाने के साथ साथ उन चेहरों को भी बेनकाब करती है जिन्होंने दुख की इस घड़ी में देश विरोधी एजेंडा चलाया। यहां पर मैं वैक्सीन वॉर की कहानी के बारे में कुछ बताए बिना ही इसकी आपको एक तरह से समीक्षा करके बताने वाला हूं। अगर आप सीधे शब्दों में पूछेंगे कि आपको द वैक्सीन वॉर क्यों देखनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा कि अपने आसपास घट रही उस वास्तविकता से रूबरू होने के लिए इसे जरूर देखिए, जिसका आपको भान भी नहीं होता और उसका अच्छा बुरा असर भी आप पर पड़ जाता है। यह हुआ सीधा सीधा जवाब। अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर इस फिल्म को देखना क्यों चाहिए। थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। यह फिल्म इसलिए देखिए ताकि आपको पता चले कि केवल रॉकेट उड़ाने वाले ही वैज्ञानिक नहीं होते। यह फिल्म इसलिए देखिए ताकि आपको पता चले कि असली सेलिब्रिटी कौन लोग होने चाहिए। यह फिल्म इसलिए देखिए कि परंपरागत भारतीय परिधान पहनने वाली महिलाएं विज्ञान के शिखर पर पहुंच सकती हैं। यह फिल्म इसलिए देखिए ताकि आपको पता चल सके कि जिन्हें आप पत्रकार समझते हैं वो वाकई पत्रकार हैं या सिर्फ कुछ चील चमगादड़। यह फिल्म इसलिए देखिए ताकि आपको पता चल सके कि हमारे देश में हर अच्छे काम को रोकने के लिए कुछ गद्दार भी बैठे हुए हैं। द वैक्सीन वॉर फिल्म की कहानी के बारे में इतना समझ लीजिए कि ये कहीं भी आपको बोर नहीं करेगी। फर्स्ट हाफ में फिल्म तेज गति से आगे बढ़ती और आपको अपनी सीट से पूरे टाइम बांधे रखेगी। कहानी सेकंड हाफ में किरदारों से उनका सर्वश्रेष्ठ भी निकलवाती। 2008 मुंबई हमलों पर 2013 में बनी रामगोपाल वर्मा की फिल्म 26/11 के बाद से नाना पाटेकर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लगी मुझको। फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका विंटेज अवतार तक देखने के लिए मिला। फिल्म में बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं, इसे सच्ची कहानी बोलकर प्रचारित किया गया था और ये इस तमगे के साथ बिल्कुल न्याय भी करती हुई दिखाई दी। विवेक अग्निहोत्री इससे पहले भी घटनाओं को जैसा ही वैसा ही दर्शकों के सामने पेश करने के लिए जाने जाते रहे और उनको ये कला काफी अच्छे से आती भी, और हमने इस चीज को कश्मीर फाइल्स में भलीभांति देखा भी था। और यहाँ पर वो अपनी इसी कला को और भी ज्यादा अच्छे से सामने रखते हुए नजर आए। बतौर डायरेक्टर फिल्म के कुछ शॉट्स उनके सर्वश्रेष्ठ सीन्स में गिने जाएंगे, खासकर की ओपनिंग सीन जब पुलिसकर्मी कुत्ते और वैज्ञानिकों वाला दिखता है। फिल्म के एक सीन में अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर दीवार पर टंगी दिखती। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान यहाँ पर रखा गया। इंडिया कैन डू इट की थीम पर बनी इस फिल्म में नाना पाटेकर को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को ही यहाँ पर प्ले कर दिया, मतलब उनको किसी की एक्टिंग नहीं करनी पड़ी। आईसीएमआर के मुखिया के रूप में उनका अभिनय वाकई में इतना ज्यादा रियलिस्टिक लगा है कि बस क्या ही बोले। लेकिन साथ ही नाना पाटेकर का जो पुराना स्टाइल है वो भी यहाँ पर बरकरार रहा है। जिन सीन्स में वो थके हुए दिखाई दे रहे हैं वो सीन्स हो, या फिर वो सीन जिनमें वो पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, या फिर वो वाले सीन जिनमें वो एक खड़ूस लेकिन दिल के ईमानदार बॉस के रूप में अपनी मातहतों से बात कर रहे हैं। नाना पाटेकर जिस भी सीन में है उसमें आपकी नजरें उन पर ही टिकी रहीं। इस फिल्म को देखकर लगता है कि बॉलीवुड ने नाना पाटेकर की प्रतिभा का शायद अभी तक सही से इस्तेमाल किया ही नहीं। उनके पास काफी कुछ है देने के लिए और उन चीजों को निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत। जिस सीन में वो कोरोना वैक्सीन के निर्माण को युद्ध बताते हुए इसे एक्सप्लेन करते हैं, वो फिल्म के रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने वाला सीन। भारतीय फिल्मों में हमेशा से बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर शिकायत रही, लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस कम बजट की फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ। खासकर कोरोना वायरस के लिए जिस तरह के डरावने बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया गया है वो वाकई में बेहद शानदार लगता है। फिल्म एकदम से गंभीर ना हो,
इसलिए टुकड़ों में कॉमेडी भी, खासकर की एक सीन जहां वैज्ञानिकों को बंदरों की जरूरत पड़ती है वैक्सीन की जो जांच परख होती है उसके लिए, और वो इस गंभीर फिल्म में भी थोड़े हल्के फुल्के मूवमेंट्स को ऐड करने का काम करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो है इनके डायलॉग्स ऐसे हैं जो अलग अलग किरदारों को उनके किरदार और परिस्थिति के हिसाब से दिए गए। लेकिन टेक्निकलिटी के रूप में इस फिल्म में इतने कम बजट में इतनी अच्छी मूवी बनाना ये वाकई में काबिल तारीफ। वैक्सीन वॉर के अगर कुछ और किरदारों की बात करें तो सबसे प्रमुख है पल्लवी जोशी का किरदार। आपने उन्हें द कश्मीर फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स में नकारात्मक किरदारों में देखा ही होगा, ताशकंद फाइल्स में भी दिखाई दी, लेकिन इस बार उन्हें एनआईवी मतलब की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का डायरेक्टर डॉक्टर प्रिया अब्राहम का किरदार दिया गया है। हिंदी स्पष्ट ना बोल पाने वाले किरदार में उन्होंने जान फूंक दी। इसे देखकर उनके एक्सपीरियंस और उनकी प्रतिभा का भी पता चलता है, साथ ही उनके अभिनय की विविधता का भी। फिल्म में एक और रोचक किरदार राइमा सेन का, और यही किरदार मुझे भारतीय लॉबी के इतने सारे पत्रकारों के जहन में मुझे जिंदा होता हुआ दिखता है ना कि मैं क्या बताऊं। उन्होंने रोहिणी सिंह धुलिया नामक पत्रकार का किरदार निभाया है। विदेश से फंडिंग लाने वाली पत्रकार, स्वदेशी वैक्सीन को बदनाम करने वाली पत्रकार, भारत का विश्व गुरु के ऊपर एक तंज कसने वाली पत्रकार, भारत की हर मोर्चे पर फेल होने की कामना करने वाली पत्रकार, दंगों पर रोटियां सेकने वाली पत्रकार, आतंकियों की हिमायत करने वाली पत्रकार, अपने एजेंडे के आगे किसी की भी नहीं सुनने वाली पत्रकार। आपने जरूर ऐसे पत्रकारों को वास्तविकता में भी देखा होगा, जानते भी हो। खासकर कि अगर आप ट्विटर या यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो आपने बिल्कुल देखा होगा। ये पत्रकार दिखने में तो सुंदर होते हैं लेकिन उनके अंदर काफी मात्रा में जहर भरा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर विज्ञान को बढ़ावा देने की बातें कर चुके हैं और साइंस बजट भी उनकी सरकार में बढ़ाया गया है। फिल्म में उनकी वैज्ञानिक सोच भी अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको जानने को मिलेगी। सरकारी दफ्तरों की, सरकारी बाबुओं की और सरकारी विभागों की कार्यशैली बदल दी गई। इस बदलाव को भी द वैक्सीन वॉर सामने लेकर आई। सोचने वाली बात यह है कि फिल्म में ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का भी हिंदू अनुवाद सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था का एकदम सटीक मोड़ पर इस्तेमाल किया गया। इससे पहले श्याम बेनेगल की ऐतिहासिक टीवी सीरीज भारत एक खोज में इसका इस्तेमाल किया गया था। यह आपको इसमें जबरदस्ती ठूसा हुआ नहीं लगेगा, बल्कि खास एवं सटीक मौकों पर यह बजता है और फिल्म में चार चांद लगाता है। फिल्म में आपको भारतीय वैज्ञानिकों के आम जीवन के बारे में भी जानने को मिलेगा। उनका भी परिवार है और उनके भी व्यक्तिगत संघर्ष होते हैं। अब अगर मैं बात करूं रिव्यू की, तो अगर आप कोरोना काल को याद करेंगे तो पाएंगे कि पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के एक बड़े गिरोह ने विदेशी वैक्सीन के लिए खूब पैरवी करी थी, खासकर फाइजर के लिए। उन्होंने एक व्यापक दुष्प्रचार के जरिए भारतीय वैक्सीन को नीचा दिखाया, जबकि भारत ने न सिर्फ अपने लोगों को वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने में कामयाबी पाई, बल्कि 101 देशों को भी स्वदेशी वैक्सीन की सप्लाई करी। इस बीच दिल्ली जैसे राज्य जहां की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस कठिन समय में केंद्र सरकार को परेशान किया, जरूरत से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेकर उसकी होल्डिंग लगाई। यही वो समय था जब WHO पर भी उंगलियां उठी। चीन के खिलाफ ये संस्था कुछ भी कहने से बचती रही, जबकि इसने बार बार दुनिया को डराने का प्रयास किया और कोवैक्सीन को मान्यता देने में देरी करी। कोरोना को चीनी वायरस बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हार गए। चीन के वुहान लैब से वायरस के लीक होने की बात करने वाले गायब कर दिए गए। भारत में हिंदुओं के अंतिम संस्कार की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बेची गई। वीडियो बनाए गए शमशान में बैठकर। आप जरा खुद सोचे कि इस स्तर पे लोग गिर गए थे। इस वास्तविकताओं को बड़े पर्दे पर द वैक्सीन वॉर न सिर्फ दिखाएगी, बल्कि कई सवालों के जवाब भी देती हुई दिखाई देगी। ये देखकर आपको पता लगेगा कि वो गरीब और अनपढ़ ज्यादा अच्छे हैं उनसे जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी विदेशी एजेंडा चलाते रहते हैं। चीन परस्त वामपंथी गिरोह की पोल खोलने वाली ये फिल्म दिखाती है कि कैसे वैक्सीन निर्माण में कदम कदम पर अपने ही लोगों द्वारा खड़ी की जाने वाली बाधाओं पर हमारे वैज्ञानिकों ने किस तरीके से लड़ाई के झंडे गाड़ दी। जहां द कश्मीर फाइल्स एक समाज को न्याय दिलाने के लिए एक अभियान थी, तो वहीं वैक्सीन वॉर देश की एक उपलब्धि और उसके पीछे काम करने वालों को सही पहचान देने की एक कोशिश है। वहां दर्द था, यहां गर्व। वहां इस्लामी आतंकवाद पर खुलकर प्रहार किया गया था, तो यहां पत्रकार के एक गिरोह को लोगों को सजग किया जा रहा है उसके प्रति। वैक्सीन वॉर इसलिए भी देखिए ताकि आप इसके साक्षी बने कि हर फिल्म के साथ विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन की धार और ज्यादा पैनी होती जा रही है। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।